Hello students, in this video we'll discuss chapter number 2 spread of Christianity। बेटा इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन, ये दुनिया के डिफरेंट पार्ट में कैसे पहुंचा, कैसे इसका स्प्रेड हुआ है ना। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे क्रूसेड्स क्या है। क्रूसेड्स का मतलब होता है बेटा धर्म युद्ध। तो धर्म युद्ध क्यों हुए, किस किस के बीच में हुए, ऑल इन ऑल बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिडिवल पीरियड को। तो बेटा मिडिवल पीरियड क्या है, वो पीरियड जो एंशिएंट पीरियड के बाद में आएगा और मॉडर्न पीरियड के पहले, है ना। एंशिएंट पीरियड के बाद में आएगा और मॉडर्न पीरियड के पहले। तो मिडिवल पीरियड जो था यूरोप का, वो ट्रांजिशन का पीरियड था किस किस के बीच में, एंशिएंट और मॉडर्न वर्ल्ड के बीच में। लगभग 900 से 1000 साल तक चलता है हमारा मिडिवल पीरियड। बेटा देखो, हमने इंडियन हिस्ट्री को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, है ना। तो मॉडर्न पीरियड में हम ब्रिटिशर्स को पढ़ते हैं, मिडिवल पीरियड में हम इन्वेडर्स को पढ़ते हैं, है ना, दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं, और फिर अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर को पढ़ते हैं, और एंशिएंट में हम मॉडर्न एम्पायर और वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो ऐसे यूरोप की हिस्ट्री भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो बेटा इनका जो मिडिवल पीरियड था वो लगभग 1000 साल तक चलता है। 7th सेंचुरी में स्टार्ट होता है और 16th सेंचुरी तक कंटिन्यू वो चलता रहता है। स्टार्ट कब होता है, 7th सेंचुरी में। कब तक चलता है, 16th सेंचुरी तक, ठीक है बेटा। ये जो पीरियडाइजेशन हमने किया है, हिस्ट्री को पीरियड्स में डिवाइड किया है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। पहली बात तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, इंडिया में मॉडर्न पीरियड अलग टाइम पे आया, चाइना में अलग आया, यूरोप में अलग आया, है ना। तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में मिडिवल पीरियड 7th सेंचुरी में चालू हुआ और 16th सेंचुरी में ख़त्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन यूरोप में भी कन्फ्लिक्ट है। यूरोप के भी हिस्टोरियन और स्कॉलर्स इस बात पे डिबेट करते नज़र आते हैं कि भाई ये जो फ्रेमवर्क दिया गया है, ये जो स्पैन दिया गया है, स्ट्रिक्टली इसमें ही मिडिवल पीरियड चालू हुआ और बंद नहीं हुआ। बेटा हम एशिया को तो छोड़ दें, चाइना को तो छोड़ दें, इंडिया को तो छोड़ दें, यूरोप में ही कंट्रोवर्सी है इस पीरियडाइजेशन को लेकर के, ठीक है। तो ये पीरियडाइजेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। बहुत सारे हिस्टोरियंस और जो स्कॉलर्स हैं उनके ओपिनियन अलग अलग होते हैं, पर समहाउ ये वो टाइम है जब हम एंशिएंट पीरियड से आगे की तरफ आ गए थे, कुछ चेंजेस हमारी सोसाइटी में दिखने लग गए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिक्लाइन ऑफ एंशिएंट रोमन एम्पायर। बेटा अब एक टाइम ऐसा आएगा, वो एम्पायर जो बहुत हद तक एक छत्र राज करता था, जिसका नाम था रोमन एम्पायर, अब उसका डिक्लाइन होगा। जो महान रोमन साम्राज्य था, माइटी रोमन एम्पायर, जिसके इंडिया के साथ भी बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेड रिलेशंस थे, जब ये अपनी पावर की हाइट में था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रोमन एम्पायर के इंडिया के साथ रिलेशंस नहीं थे, बहुत अच्छे रिलेशंस थे, ट्रेड रिलेशंस हमारे उनके साथ थे, है ना। तो जब ये अपने पीक पे था, कौन, रोमन एम्पायर, तो हमारे भी अच्छे खासे रिलेशनशिप थे किसके साथ, रोमन एम्पायर के साथ। पर बाद में ये रिलेशंस धीरे धीरे करके डिक्लाइन करते गए, खुद रोमन एम्पायर धीरे धीरे करके टूटता गया। और ये सब कब हो रहा था, रोमन एम्पायर की पावर कब हो रही थी, रोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट कब हो रहा था, 5th सेंचुरी सी के एंड में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ बारबेरियन इन्वेजन्स। बेटा ये जो माइटी एम्पायर जिसे हम कह रहे हैं रोमन एम्पायर, इसके फॉल में, इसके डिक्लाइन में बारबेरियन इन्वेजन्स का क्या इम्पैक्ट था, क्या प्रभाव था, वो हम डिस्कस अब करेंगे। तो बेटा इस ग्रेट एम्पायर के फॉल में, डिक्लाइन में एक इम्पॉर्टेंट रीज़न की तरह रीज़न दिया जाता है, एक महत्वपूर्ण कारणों में से कारण है बारबेरियन इन्वेजन्स, ठीक है बेटा। जो जर्मैनिक ट्राइब थी जैसे कि गोथ्स, ये लोग क्या करती थी, बार बार रोमन एम्पायर के ऊपर अटैक करती थी। ये अकेली नहीं थी, इनके साथ कौन कौन और थे, दूसरा जो इनको सपोर्ट करते थे
वेंडाल्स, और जो वेंडलिज्म वर्ड आया है ना बेटा, जो तोड़ने फोड़ने का काम करते हैं, ये ओरिजिनली इनसे ही आया है, वेंडाल्स और फ्रैंक्स। तो बेटा रोमन एम्पायर के फॉल में जर्मैनिक ट्राइब्स का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि ये रिपीटेटिवली अटैक करते थे, इन्वेड करते थे रोमन एम्पायर को। कौन? गोथ्स, वेंडाल्स, फ्रैंक्स। जो वर्ड वेंडलिज्म है वो इनके नाम से ही आया है। और बेटा ये जो लोग आकर के रोमन एम्पायर को लूटते थे, इन्हीं रेट्स को कई बार बारबेरियन भी कहा गया है। क्या कहा गया है बेटा? बारबेरियन इन्वेजन्स। फिर से ध्यान से सुनो, गोथ्स, वंडाल्स, फ्रैंक्स जो बार बार रोमन एम्पायर को लूटते थे, उसे क्या कहा गया है? बारबेरियन इन्वेजन्स। ये जो इन्वेडर्स थे, ये रोमन टेरिटरी में बहुत अंदर तक चले जाते थे, लूटपाट करते थे, पूरा सिटी रवेज करते थे, पूरा बर्बाद कर देते थे। प्लंडर तो मतलब होता है लूटना, तो लूटना तो फिर भी ठीक है बेटा, पर रेवेज्ड मतलब तो तोड़ फोड़ कर देना, नष्ट कर देना, ख़त्म कर देना। तो ये जो बारबैरिक ट्राइब्स थी, बारबेरियंस थे या जर्मैनिक ट्राइब थी, ये रोमन एम्पायर में बहुत अंदर तक जाकर रोमन टेरिटरी में लूटपाट मचाती थी, उसे पूरा रवेज कर देती थी, मतलब तोड़ फोड़ कर देती थी, नष्ट कर देती थी। इवन जो मैग्निफिशेंट एक महान सिटी थी रोम की, उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा, नॉट स्पेयर्ड, उसको भी नहीं छोड़ा, उसे भी लूटा पीटा बर्बाद किया। ये जो ट्राइब थी ग्रेजुअली सेटल होने लग गई रोमन एम्पायर के वेस्टर्न पार्ट में। ये जो ट्राइब्स थी जो लूटपाट करने आती थी, धीरे धीरे इन्होंने मन बनाया कि क्यों ना हम यहीं सेटल डाउन हो जाएं और इन्हीं एरियाज़ के कंट्रोल को एजर्ट कर लें, इन्हीं एरियाज़ में हम कंट्रोल करने लग जाएं, रूल करने लग जाएं। कौन से एरिया को बेटा? रोमन एम्पायर के वेस्टर्न पार्ट को। बड़ी दुष्ट ट्राइब थी ये लोग, पहले वहाँ लूटपाट की, उसे बर्बाद किया, फिर वहीं रूल करने लग गई। जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस थी रोमन एम्पायर की, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न या कारण रही है डाउनफॉल का। बेटा पॉलिटिकली इतने एबल रूलर्स नहीं रहे जो हर चीज़ को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाते। अगर एक रूलर है जो बहुत सक्षम है, जिसने आर्मी नेवी पे मिलिट्री पे बहुत खर्चा किया हुआ है, क्या वो किसी ट्राइब के हमले से अपनी कंट्री को बर्बाद होने देता? नहीं। मतलब पॉलिटिकली इनका राजा इतना मजबूत नहीं था। इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब जो रूलर था, जो एम्परर था, उसका खजाना भी खाली हो चुका था। इकोनॉमिक क्राइसिस तो यही बोलते हैं, ठीक है। तो बारबैरिक ट्राइब या जर्मैनिक ट्राइब का हमला एक कारण है, तो दूसरा कारण ये भी है कि पॉलिटिकली रोमन एम्पायर प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पा रहा था। इकोनॉमिक क्राइसिस भी यहाँ पर थी। बाइजेंटियम, बर्थ ऑफ न्यू एम्पायर। बेटा 395 सीई में जो रोमन एम्पायर था वो डिवाइड हो चुका था ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में। 395 सीई में जो रोमन एम्पायर था वो दो भागों में बट चुका था, ईस्टर्न और वेस्टर्न। जो ईस्टर्न पार्ट था रोमन एम्पायर का, उसे कहा गया बाइजेंटियम एम्पायर, और इसकी कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल। आज इसे क्या कहते हैं? इस्तानबुल, ठीक है। पहले का नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल, आज का नाम है इस्तानबुल। और इस्तानबुल किसका कैपिटल है बताओ तो जरा? तुर्की का कैपिटल है। बेटा बहुत अच्छे से ये ईयर याद रखोगे। 395 सीई में रोमन एम्पायर टूट के दो भागों में बट गया, ईस्टर्न और वेस्टर्न। जो ईस्टर्न पार्ट था उसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया? मतलब ईस्टर्न पार्ट का नाम ही रखा गया बाइजेंटियम एम्पायर, ठीक है। हम ऐसे भी बोल सकते थे ईस्टर्न रोमन एम्पायर, वेस्टर्न रोमन एम्पायर, पर नाम बदल दिया। क्या रखा गया? बाइजेंटियन एम्पायर। इसकी कैपिटल थी कंस्टेंटिनोपल, आज का नाम है कंस्टेंटिनोपल का इस्तानबुल। और ये कैपिटल है तुर्की का, है ना। जो बाइजेंटियन एम्पायर था उसे भी अटैक किया बारबेरियन ट्राइब्स ने, पर ये एम्पायर अपनी मिलिट्री माइट की वजह से रिजिलियंट साबित हुआ, ठीक है। ईजिली बारबेरियंस के हमले का शिकार नहीं बना, या वो लोग हमला करने आए भी तो उन्होंने इतना रक्कस यहाँ पर नहीं मचाया, इतनी तबाही यहाँ पर मचा नहीं पाए, ठीक है। जबकि वेस्टर्न काउंटर पार्ट इतना अच्छा कुछ नहीं कर पाया, उनकी आर्मी उतनी अच्छी नहीं थी, वो लोग प्रॉपरली अटैक्स को रोक नहीं पाए। और बेटा तो
जो बाइजेंटियन एम्पायर था वो सक्सेसफुली खड़ा रहा किसके अगेंस्ट में, वो बारबैरिक अटैक्स जो कौन कर रही थी, बारबेरियन ट्राइब्स, ठीक है, बारबैरिक ट्राइब्स है ना, उनके खिलाफ बहुत मजबूती से खड़ा रहा बाइजेंटियन एम्पायर। ऑनस्लॉट्स मतलब बहुत ही फायर्स अटैक, और इन्होंने प्रिजर्व की कुछ ग्रेट लेगेसीज ग्लोरियस रोमन एम्पायर की। फिर से ध्यान से सुनो, अगर हम ईस्टर्न और वेस्टर्न एम्पायर की बात करें तो ईस्टर्न एम्पायर का नाम क्या रखा रखा क्या था, बाइजेंटियन एम्पायर, है ना। तो ये जो बाइजेंटियन एम्पायर था इसके ऊपर भी बारबरिक ट्राइब ने हमले किए, पर ये बहुत मजबूती से खड़ा रहा, इसने उन हमलों का करारा जवाब दिया और कुछ ग्रेट लेगेसीज को प्रिजर्व किया जो किसकी थी, रोमन एम्पायर की थी, ठीक है। ऑनस्लॉट का मतलब क्या होता है, बहुत ही डेंजरस फायर्स अटैक जो होते हैं उसके खिलाफ वो बहुत बढ़िया मजबूती से खड़ा रहा। ये जो जर्मैनिक ट्राइब थी, जो बारबेरियन ट्राइब्स थी, ये बहुत टाइम तक मतलब 100 साल से भी ज़्यादा टाइम तक ये रोमन एम्पायर के बॉर्डर पर रहती रहीं। अब बेटा किसी एक पर्टिकुलर जगह में आप रह रहे हो तो वहाँ के कल्चर कस्टम ट्रेडिशन आप सीख ही जाओगे ना, और ये 1-2 साल थोड़ी रही, ये तो सेंचुरीज तक वहीं रहीं, तो ये रोमन कल्चर से फेमिलियर हो गई। पहले ये लोग सेमी सिविलाइज्ड हुआ करते थे, तो ये लोग अपने साथ अपने ट्रेडिशन और अपने कल्चर को भी लेके आए, पर इन्होंने अब नए कल्चर को भी अडॉप्ट किया। किस कल्चर को, रोमन कल्चर को। ऐसा क्यों हो पाया पॉसिबल बेटा, क्योंकि ये रोमन एम्पायर के बॉर्डर्स पे ही रहे और बहुत टाइम तक रहे, लगभग 100 सालों तक रहे। बेटा जैसे जैसे वेस्टर्न यूरोप की यूनिटी ख़त्म होती गई, वैसे वैसे नए फॉर्म की सरकारें बनती गईं, नए सेंटर्स बन गए पावर के। बेटा जब एक पावर सेंटर्स कोलैप्स करता है तो 2 नए पावर सेंटर बनते हैं, ऐसे हुआ वेस्ट यूरोप के साथ भी, कि जब वेस्ट यूरोप में यूनिटी ख़त्म हो गई तो नए फॉर्म की गवर्नमेंट बनने लगी, नए पावर सेंटर्स बनने लग गए, है ना। और उन सब के पास सिर्फ एक ही यूनाइटिंग फैक्टर था, वो फैक्टर था क्रिश्चियनिटी और रोमन चर्च। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, वेस्टर्न यूरोप में जैसे जैसे यूनिटी ख़त्म हुई, नई नई सरकारें बनने लग गई, पावर के नए सेंटर्स बनने लग गए, पर फिर भी इनके पास एक यूनाइटिंग फैक्टर था, वो फैक्टर था धर्म, क्रिश्चियनिटी, और इनके इंस्टीट्यूशन। कौन सा इंस्टीट्यूशन, रोमन चर्च। स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, अब क्रिश्चियनिटी कैसे फैली वो हम देखेंगे। स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था मिडिवल यूरोप का। मिडिवल पीरियड जो था यूरोपियन हिस्ट्री का, उसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड, क्रिश्चियन धर्म का फैलना। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रा ध्यान से सुनना। जब जर्मैनिक ट्राइब ओवररन कर रही थी इटली को, मतलब इटली के बहुत बड़े एरिया में फैल रही थी, तब भी उन्होंने जो चर्च थे रोम के, उन्हें अनहार्म्ड रखा, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ठीक है। जब ये इटली के एक बहुत बड़े पार्ट पे आ गए हैं, कंट्रोल करने लग गए हैं, तब भी इनको ये था कि भाई चर्च को हमें कोई हार्म नहीं करना है। द चर्च वॉज अलाउड टू रिटेन इट्स स्पिरिचुअल पावर। बेटा चर्च को उन्होंने बिल्कुल हार्म नहीं करा, और चर्च को कहा कि भाई आप अपनी पावर को अपने पास रखो, रिटेन करो, ठीक है। आपकी जो आध्यात्मिक पावर है, स्पिरिचुअल पावर है, वो आपके अपने पास ही रहेगी, ठीक है। क्रिश्चियंस पर आप कंट्रोल करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा चर्च को अलाउ किया गया, आप अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिटेन करो ओवरऑल द क्रिश्चियन के ऊपर स्पिरिचुअल पावर आपकी ही चलेगी, हम उसमें कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। ऐसा किसने भी कह दिया, जर्मैनिक ट्राइब्स ने, इन्होंने चर्च को कोई हार्म नहीं किया। बेटा 400 CE तक यूरोप के बहुत सारे लोग जो थे वो नॉन क्रिश्चियंस ही थे, पर 500 सालों में लगभग 900 CE तक, मतलब 400 CE तक मैक्सिमम लोग नॉन क्रिश्चियन थे, पर इसमें जब हम 500 सालों को जोड़ देंगे मतलब 900 CE तक बहुत सारे जो यूरोपियंस थे वो कन्वर्ट कर चुके थे काय में, क्रिश्चियनिटी में। अगर समझ में नहीं आए तो सुनो, 400 CE तक यूरोपियंस कैसे थे, क्रिश्चियन नहीं थे, पर इसके बाद जो 500 साल गए, मतलब हम कहाँ पहुँच गए, 900 CE में, हमने देखा कि मैक्सिमम लोग किस में कन्वर्ट कर चुके थे, क्रिश्चियनिटी में। हर यूरोपियन स्टेट में क्रिश्चियनिटी थी जो स्टेट रिलीजन का स्टेटस पा चुकी थी।
राजा अपने आप को कन्वर्ट कर रहे थे, फ्यूडल लॉर्ड्स अपने आप को कन्वर्ट कर रहे थे और मास कन्वर्जन हो रहा था। जब भी कोई राजा कन्वर्ट करता या कोई फ्यूडल लॉर्ड कन्वर्ट करता तो उसके नीचे जितनी भी प्रजा होती वो भी कन्वर्ट हो जाती, फ्यूडल लॉर्ड के अंदर जितने भी सर्फ्स होते वो भी कन्वर्ट हो जाते। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा था राजाओं का, फ्यूडल लॉर्ड्स का, इसके थ्रू हमने देखा कि मास कन्वर्जन हुए। इनके जो सब्जेक्ट होते थे वो भी कन्वर्ट कर जाते थे, राजा की प्रजा, फ्यूडल लॉर्ड के जो दास वगैरह होते थे वो भी कन्वर्ट कर जाते थे। जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी स्प्रेड होने लगी, चर्च की पावर, वेल्थ मल्टीप्लाई होने लगी, चर्च के पास भर भर के पैसा आ रहा था। जैसे जैसे मास कन्वर्जन होने लगे, लॉर्ड लैंड लॉर्ड्स, फ्यूडल लॉर्ड्स कन्वर्ट करते, किंग्स कन्वर्ट करते। बेटा जो क्रिश्चियन मंक्स थे ना, मंक्स कौन होते हैं? साधु संत, रिलीजियस टीचर्स को भी कई बार हम मंक कह देते हैं, भिक्षुक, है ना। तो जो क्रिश्चियन मंक्स थे ना वो बहुत ज़्यादा जोश में थे, फायर्ड बाय रिलीजियस फर्वर, धर्म के नाम पर इनके अंदर बहुत एंथुजियाज्म था, बहुत जोश था। तो इन्होंने सोचा कि अगर हमें कुछ क्रिश्चियनिटी के लिए करना है तो क्यों ना मिलके करें। दे थॉट इफ़ यू वांट टू डू समथिंग फॉर क्रिश्चियनिटी, लेट्स डू इट टुगेदर। उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, किस में? रिलीजियस ऑर्डर्स में, ठीक है। तो बहुत सारे क्रिश्चियन मंक्स साथ में आए और क्या बना लिया? रिलीजियस ऑर्डर, ठीक है। ये जो ऑर्डर्स थे इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मोनास्ट्रीज बनाई। पहले तो बहुत सारे मंक्स ने मिलके क्या बनाया? रिलीजियस ऑर्डर। और फिर इस रिलीजियस ऑर्डर में जब धीरे धीरे करके बहुत सारा पैसे आने लगा, और एक तो ये बहुत सारा जोश से भरे हुए थे, खुद के लिए कुछ ज़्यादा सोचते नहीं थे, है ना, सेल्फलेस काम कर रहे थे। इन्होंने बनाई बड़ी बड़ी मोनास्ट्रीज जहाँ पर मंक्स स्टे करते थे और रिलीजियस मिशंस को परस्यू करते थे, उसे कैसे पूरा किया जाए, अब आगे और क्या करना है, ये सारी प्लानिंग वो करते थे। कहाँ पर बैठ के? मोनास्ट्रीज में बैठ के। बेटा मोनास्ट्रीज का हिंदी होता है विहार, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर साधु संत रुकते हों, मठ भी बोल सकते हैं। तो इन लोगों ने बड़ी बड़ी मोनास्ट्रीज बनाई जहाँ पर मंक्स साथ में बैठते थे और रिलीजियस मिशंस पे बातें करते थे, है ना, कि भाई अब आगे हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो सभी लोग डिस्कस करते थे। जो मंक्स थे वो इस बात के लिए भी तैयार थे कि भाई हमें धर्म के अलावा आर्ट और दूसरे विषय की लर्निंग पे भी ध्यान देना है। It means they were not only thinking about religion only, they also think that we have to work on arts, we should learn all the subjects। क्योंकि अगर हमें हमारी लोगों को ज़्यादा समझाना है तो कई बार हम आर्ट के थ्रू अच्छे से समझा सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट का नॉलेज होना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मंक्स थे उनने ये बात भी मान ली थी, इस बात से भी वो इत्तेफाक रखते थे कि वी हैव टू लर्न सम आर्ट फॉर्म, अदर सब्जेक्ट लर्निंग इज़ ऑल्सो नेसेसरी, हमारे लिए भी और हमारे रिलीजन के लिए भी। जो मोनास्ट्रीज थी वो ग्रेट सेंटर्स बन गए स्कॉलरशिप का, आर्ट का, लिटरेचर का, रिलीजियस स्टडीज़। देखो धर्म की पढ़ाई तो मोनास्ट्रीज में होती ही थी, पर साहित्य भी पढ़ा गया, कला, और मतलब ऐसे लोग डेवलप हुए कि हम थोड़े टाइम बाद हमने देखा कि बहुत सारे स्कॉलर्स मोनास्ट्रीज से निकले, है ना। तो जो मोनास्ट्रीज थी वो सेंटर्स बन गई स्कॉलरशिप का, स्कॉलर्स का, आर्ट का, लिटरेचर का, रिलीजियस स्टडीज़ का। यहाँ पर बेटा स्कॉलरशिप का मतलब फीस में कंसेशन वगैरह नहीं है। यहाँ पर स्कॉलरशिप का मतलब क्या है कि वो अध्ययन में महारत हासिल कर चुके थे, है ना। तो मोनास्ट्रीज, मठ जो थे वो बड़े बड़े सेंटर्स की तरह स्थापित हो गए कि भाई यहाँ पढ़ाई होती है, ठीक है। तो मतलब एक्सीलेंस हासिल कर ली है इन लोगों ने पढ़ने में, कला यहाँ बहुत अच्छी होती है, साहित्य भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है, धर्म की पढ़ाई तो होती ही है। और इन लोगों ने मिलके बड़े बड़े चर्च बनाए, मैजेस्टिक चर्चेस बनाए, हर टाउन में, हर सिटी में, जहाँ जहाँ जगह और पैसे मिलती वहाँ इन्होंने चर्च बनाने चालू कर दिए। टाउन हो, सिटी हो, नहीं था कि इन्होंने बड़े बड़े सिर्फ चर्च बनाए। ग्रेजुअली हमने देखा कि इन्होंने बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बनाए, शैक्षणिक संस्थान भी बनाए। और बेटा कुछ आज की बहुत रिकॉग्नाइज, बहुत रेनाउंड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मोनास्ट्रीज से ही इवॉल्व हुई हैं।
कौन सी दो यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रही हूँ मैं? कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड। कैम्ब्रिज बहुत रिकॉग्नाइज्ड है, नोन है, ऑक्सफोर्ड नोन है, और ये दोनों ही रेनाउंड यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनली नोन है। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक कंट्री एक एरिया में जानी जाती है, इंटरनेशनली नोन है। और इनका इवोल्यूशन और ये भी कैसे इवॉल्व हुई है? मोनास्ट्रीज से ही इवॉल्व हुई है। मतलब एक्चुअल में जो मोनास्ट्रीज थी वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन चुकी थी। क्लियर है बेटा? फिर जैसे जैसे चर्च की पावर बढ़ती गई, वेल्थ बढ़ती गई, ये बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होते गए, अथॉरिटेरियन होते गए। इस काम को करने का ये ही तरीका है, ये काम ऐसे ही होगा, है ना? मुझे ये चाहिए तो चाहिए चाहिए। धीरे धीरे हमने देखा कि चर्च अपनी पावर का मिसयूज करने लग जाएंगे, है ना? जो वेल्थ और पावर अब जो चर्च के पास आ गई है, इससे चर्च का दिमाग खराब होता जा रहा है। चर्च कंजर्वेटिव होते जा रहे हैं, अथॉरिटेरियन होते जा रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से ही होगा। ऐसे होगा धीरे धीरे चर्च। बेटा ये दो वर्ड की मीनिंग जरा समझ लो। अथॉरिटेरियन मीन्स क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति अथॉरिटेरियन है तो इसका मतलब ये होगा ही वॉन्ट्स कंप्लीट ओबीडियंस। जो मैं बोलूँगा वो आपको करना है, ठीक है? कंजर्वेटिव का मीनिंग होता है जो ट्रेडिशनल कल्चर है, ट्रेडिशन है, वैल्यूज़ हैं, उन्हें आपको मेंटेन करके चलना है, कुछ भी खुद के दिमाग लगाकर नहीं करना है। तो चर्च धीरे धीरे करके कंजर्वेटिव होते गए, अपनी पावर को इंक्रीज करते गए, अथॉरिटेरियन होते गए, अपने अकॉर्डिंग ही हर चीज़ को चलाने लग गए। बेटा चर्च को अब चाहिए था क्रिश्चियन अनक्वालिफाइड ओबीडियंस। पूरी तरीके से आपको आज्ञा मानना है चर्च की, चर्च के टूवर्ड्स वफादार रहना है, टोटल सबमिशन, पूरा सरेंडर कर दो। किसके लिए? चर्च के लिए, है ना? चर्च जो बोलेगा मैं वही करूँगा, ऐसा सबमिशन, टोटल सबमिशन, टोटल लॉयल्टी, टोटल ओबीडियंस चाहिए थी अब चर्च को हमारी, ठीक है? अगर किसी को यहाँ पर डाउट हो रहा है तो फिर ध्यान से सुन लो। क्रिश्चियंस का बिना शर्त का, बिना क्वेश्चन का, बिना बकवास का आज्ञाकारी होना जरूरी हो गया। भाई चर्च जो बोले आप बिना उस पर कोई क्वेश्चन किए उस बात को फॉलो करो। क्रिश्चियन अनक्वालिफाइड ओबीडियंस, आपको बिना शर्त के, बिना किसी सवाल के चर्च की बातों को फॉलो करना है। पूरी निष्ठा चर्च के लिए रखनी है और पूर्ण समर्पण भी चर्च को देना है, ठीक है? चर्च बोले उठो तो उठ जाओ, चर्च बोले बैठो तो बैठ जाओ, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे धर्म युद्ध। धर्म के लिए जो युद्ध होते हैं उन्हें बोलते हैं क्रूसेड्स। 11th सेंचुरी सी में जो मुस्लिम टर्क्स थे उन्होंने क्रिश्चियन की ज़मीनों को, क्रिश्चियन एम्परर की ज़मीनों को कंट्रोल करना, इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया। कहाँ के? कंस्टांटिनोपल के। फिर से ध्यान से सुनो। 11th सेंचुरी सी में जो मुस्लिम तुर्क थे, मुस्लिम टर्क्स थे, उन्होंने लूटपाट चालू कर दी। कहाँ पर? उस ज़मीन पे जिस पे कंट्रोल किसका था? क्रिश्चियन एम्परर ऑफ कंस्टांटिनोपल। कंस्टांटिनोपल के सम्राट की ज़मीनों पे लूटपाट करना चालू कर दी मुस्लिम तुर्कों ने, मुस्लिम टर्क्स ने। अर्लियर दे हैड कैप्चर्ड यरूशलेम। पहले वो लोग यरूशलेम को तो कंट्रोल कर ही चुके थे, जो क्रिश्चियंस की होली लैंड का पार्ट था। फिर से मेरी बात सुनो। 11th सेंचुरी से मुस्लिम टर्क्स ने क्रिश्चियन एम्परर्स पे अटैक करना चालू कर दिया था। कहाँ पर? कंस्टांटिनोपल पर। पहले ही ये लोग यरूशलेम को, जो होली लैंड का पार्ट था, क्रिश्चियंस के लिए बहुत पवित्र स्थान माना जाता था, उस पर तो टर्क्स कंट्रोल कर ही चुके थे। पोप ने अपील की सारे क्रिश्चियंस से, उठो, खड़े हो, लड़ो, ये तुम्हारे धर्म को ख़त्म कर देंगे, तुम्हें इनके लिए लड़ना चाहिए, अपने धर्म के लिए लड़ना चाहिए, इनके खिलाफ लड़ना चाहिए। पोप ने अपील की सारे क्रिश्चियंस से कि तुम्हें क्रूसेड्स को ज्वाइन करना चाहिए। ये होली वॉर्स हैं, धर्म के लिए युद्ध है, पाक युद्ध है, ठीक है? किसके अगेंस्ट में हमें लड़ना है? टर्क्स के अगेंस्ट में लड़ना है और हमारी होली लैंड जेरूसलेम उसको रिकवर करना है। बेटा 11th से 13th सेंचुरी के बीच में 8 मिलिट्री एक्सपेडिशंस हुए। किसके अगेंस्ट में? टर्क्स के अगेंस्ट में। ये जो तुर्क लोग थे इनके अगेंस्ट में
कितनी बार लड़ाई की क्रिश्चियंस ने? 8 बार। द क्रूसेड्स फेल टू अचीव देयर मेन ऑब्जेक्टिव, पर ये जो धर्म युद्ध हमने किए ना, होली वॉर्स हमने जो किए, वो अपने मेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, पर फिर भी हम कह सकते हैं बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस मिडिवल यूरोप में हुए क्रूसेड्स के कारण। तो पहला बड़ा चेंज जो था, सिग्निफिकेंट चेंज था ये कि जब क्रूसेडर्स ने, मतलब जो धर्म युद्ध करने वाले लोग थे, उन्होंने ट्रेवल किया तो वो सुपीरियर सिविलाइजेशन के कांटेक्ट में आए, अलग अलग कल्चरों को जानने का मौका उनको मिला। ग्रीक कल्चर को उन्होंने जाना, टर्क्स को उन्होंने जाना समझा, तुर्कों के कल्चर को उन्होंने देखा। तो उन्होंने बेस्ट एलिमेंट्स जो थे टर्क्स कल्चर के, ग्रीक कल्चर के, उसे सिमुलेट किया, आत्मसात किया, अपने साथ लेकर के आगे चले। देखो, कोई भी अच्छी चीज़ मिले, भले वो किसी से भी मिले, उसे ले लेना चाहिए, और इन्होंने भी ऐसा ही किया। जो बेस्ट एलिमेंट थे कल्चर्स के, उन्हें अपने साथ लिया और रिवाइवल की प्रोसेस को स्टार्ट किया ना। किसमें रिवाइवल हुए? वेस्टर्न एजुकेशन में, लर्निंग में। और यहीं पे हम देखते हैं रेनेसांस का टाइम आया, पुनर्जागरण ना, फिर से सोचना जो होता है उसका टाइम आ गया। क्योंकि जो क्रिश्चियंस होली वॉर करते हुए टर्क्स के कॉन्टेक्ट्स में आए, ग्रीक कल्चर के कॉन्टेक्ट में आए, तो इनको लगा कि यार बहुत कुछ ऐसा है जो हम अच्छा इनसे सीख सकते हैं। तो उन्होंने सीखा और फिर वेस्टर्न एजुकेशन को रिवाइव किया, लर्निंग के पैटर्न को चेंज किया, और एक नया टाइम आया जिस टाइम को हम कहते हैं रेनेसांस, पुनर्जागरण। आप रेनेसांस को हिंदी में पुनर्जागरण बोल सकते हो, इसका सिनोनिम रिबर्थ भी हो सकता है ना। सोचने समझने का एक नया तरीका। बेटा, जो क्रूसेडर्स थे, जो धर्म युद्ध कर रहे थे, उन्होंने गन पाउडर के यूज़ को सीखा, गन्स के यूज़ को सीखा। किससे? टर्क्स से। टर्क्स लोगों को गन का यूज़ करना आता था, गन पाउडर बनाना आता था। जो धर्म युद्ध पे गए लोग थे, क्रूसेडर्स थे, उन्होंने इसको सीखा तुर्कों से। दीज 2 डिस्कवरीज कॉन्ट्रीब्यूटेड, और ये 2 डिस्कवरीज ने आगे जाके पूरे यूरोप को चेंज करने का काम किया, और कुछ कंट्रीब्यूट किया किसमें भी? फ्यूडलिज्म के डिक्लाइन में। ठीक है, जो आर्मर्ड नाइट्स थे had outlived their usefulness and their services were no longer required। जब आपके पास खुद बंदूकें हैं, गन पाउडर है, तो आपको आर्मर्ड नाइट्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। नाइट जैसी क्लास को तो ख़त्म कर दो, अब इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे पास गन्स हैं, गन पाउडर है। तो एक बहुत बड़ा डिक्लाइन हमने देखा किसकी पोजीशन में? नाइट्स की पोजीशन में। फ्यूडलिज्म धीरे धीरे करके डिक्लाइन कर गया। फ्यूडलिज्म क्या था बेटा? सामंतवाद एक प्रथा थी जिसमें राजा अपने खुद के सैनिक बहुत ज़्यादा नहीं रखता था, खुद की आर्मी नहीं रखता था, वो सामंतों को, मतलब फ्यूडल लॉर्ड्स को बांट देता था। फिर फ्यूडल लॉर्ड्स के पास आर्म नाइट्स होते थे, पर अब एम्परर ने सोचा मैं खुद गन पाउडर रखूंगा, गन रखूंगा, अपनी आर्मी को वेल मेंटेन रखूंगा, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये फ़ायदा यूरोप को मिला कि यूरोप ने डायरेक्ट ट्रेड कॉन्टैक्ट्स, व्यापारिक रिश्ते बना लिए, री कर लिए, है ना, वर्ल्ड के अदर पार्ट्स तक। मतलब अब यूरोप वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट तक अपना व्यापार कर रहा है। जो क्रूसेडर्स थे, मतलब जो धर्म युद्ध करने वाले लोग थे, उनको भी लग्जूरियस लाइफ स्टाइल का टेस्ट लग चुका था टर्क्स को देख देख के, है ना। तो अब उन्हें लगने लगा था भाई अब हमें भी लग्जरी लाइफ जीना है। तो अब उन्हें अगर अपनी लग्जरी लाइफ की डिमांड को मीट करना है, पूरा करना है, तो यूरोपियन ट्रेडर्स को ट्रेड रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे ईस्ट के साथ, तभी तो ईस्ट का लग्जरी आइटम आप तक पहुंचेगा। ट्रेड जैसे जैसे बढ़ता गया, यूरोप फ्लरिश करता गया, यूरोप की इकोनॉमी फ्लरिश करती रही। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, जब ये क्रूसेडर्स टर्क्स के कांटेक्ट में आए, ईस्ट में जो लोग थे उनके कांटेक्ट में आए, तो इन्हें भी लगने लगा कि यार हमें भी लग्जरी लाइफ जीनी चाहिए। अब उस लग्जरी लाइफ को जीना है तो आपके पास वो आइटम्स कहाँ से आएंगे? ईस्ट से ही आएंगे। तो ईस्ट से ट्रेड रिलेशनशिप बनाओ, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता गया, इकोनॉमी फ्लरिश करती गई। बहुत सारे नए टाउन्स और सिटीज एस्टेब्लिश्ड हो गए बेटा। जैसे जैसे ट्रेड फ्लरिश करता है, नए टाउन्स एक्सक्यूज मी और सिटीज़ तो बनते ही हैं। जो ट्रेडर्स और जो मैन्युफैक्चरर्स थे
वो चाहते थे कि बेटर कंडीशंस हो, किसकी, लॉ एंड ऑर्डर की, है ना, नियम कानून प्रॉपर हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, लूटपाट ना हो, चोरियां ना हो, बेटर सिस्टम हो कानून का। वो टैक्सेस पे करते थे राजा को, जिससे राजा एक बड़ी आर्मी रख पाए और उन्हें सेफ गार्ड प्रोवाइड करे। देखो भाई, मैं टैक्स भरती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मुझे सेफ गार्ड मिले। दिस लेड टू एन इंक्रीज इन, इससे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ क्या, राजा की पावर बढ़ गई, है ना। जैसे जैसे ट्रेड कॉमर्स बढ़ने लगा, सिटीज फ्लरिश कर गई, अच्छा खासा अमाउंट राजा को मिलने लगा टैक्स के फॉर्म में, इससे राजा की अथॉरिटी बढ़ गई और फ्यूडल लॉर्ड्स का हुआ डिक्लाइन। Students, I am ending this video here only. If any doubt, any problem, to write in comment section. बाकी का चैप्टर हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे।